जहां से हमने छोड़ा बस वहीं से हमें चालू करना है। हमने कल ऑडिट में 3 चीजें पढ़ी थी, अगर आपको याद हो तो। एक ऑडिटर में सबसे बेसिक जो चीजें होनी चाहिए वो इंटीग्रिटी, आई होप आपको याद होगा। तो बेटा जब चले गए तो तुम लोग तो आगे आ जाओ ना, तुम वहां कौन से खोपचे पे बैठे हो पीछे यार। जब आगे तो आगे बैठो ना, वहां इतनी दूर जाके काहे बैठे हो, फिर आराम से आगे बैठो यहाँ पे। इंटीग्रिटी, इंडिपेंडेंस और ऑब्जेक्टिविटी। मेरे हिसाब से शायद आपको याद होगा, ये 3 चीजें हमने कहा था कि जो बेसिक क्वालिटीज हैं जो ऑडिटर में होनी जरूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्योंकि हम लोग जो काम करते हैं वो ऐसा काम है, आप समझो, देखो ना, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आपको समझना पड़ेगा। एक डॉक्टर जब गलती करता है तो एक पेशेंट का नुकसान होता है, वैसे तो खैर उसे भी नहीं करना चाहिए। एक लॉयर गलती करता है, एक क्लाइंट का नुकसान होगा। लेकिन अगर हम अपने काम में गलती करते हैं ना, तो हजारों नहीं लाखों लोगों का नुकसान होता है, और शायद करोड़ों लोगों का। बिकॉज दे ऑल यूज टू रिलाई ऑन योर ऑडिट रिपोर्ट। कल समझाया था ना, शेयर होल्डर्स सबसे पहले ऑडिट रिपोर्ट देखेंगे, लाइक बिफोर मेकिंग एनालिसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कंपनीज मैनेजमेंट, दे फर्स्ट लुक इनटू द ऑडिट रिपोर्ट कि भैया ऑडिटर क्या बोल रहे हैं। ऑडिटर बोलेगा ट्रू एंड फेयर है तो आगे बढ़ेंगे, बोलेगा ट्रू एंड फेयर नहीं है तो वहीं रुक जाएंगे। अब आपने ट्रू एंड फेयर ढंग से बनाया नहीं, आपने ऑडिट रिपोर्ट सही से बनाई नहीं, आपने उसमें अपनी इंटीग्रिटी या इंडिपेंडेंस या ऑब्जेक्टिविटी से कॉम्प्रोमाइज कर लिया, जस्ट फॉर एग्जांपल, तो आपकी रिपोर्ट खराब हो गई। नाउ आपने क्या करा, आपने उन लाखों शेयर होल्डर के साथ धोखा कर दिया। दे ऑल वर रिलाइंग ब्लाइंडली ऑन योर ऑडिट रिपोर्ट, राइट। अब इंटेंशनली करा, अब इवन इंटेंशनली नहीं, अनइंटेंशनली भी। सी, प्रोफेशनल्स जो होते हैं ना, ये जो मैं बोल रहा हूं लाइन बहुत याद रखना हमेशा जिंदगी में, प्रोफेशनल्स को गलती करने की परमिशन नहीं होती है। And even if you are taking services of a professional, you will not accept it. डॉक्टर है, दिखाने गए, ऑपरेशन कराया, गलत ऑपरेशन कर दिया, डॉक्टर बोल रहा है यार गलती नहीं हो सकती क्या यार, मेरे घर पे लड़ाई नहीं हो सकती क्या यार, हो गई गलती, क्या हो गया, मर गया तो यार, पागल है क्या यार, मर गया तो मतलब यार, गलती हो सकती है ना डॉक्टर से भी, नहीं हो सकती क्या? आप एक्सेप्ट कर लेते क्या वो गलती? क्यों? क्योंकि यू आर एक्सपेक्टिंग अ हाईएस्ट लेवल ऑफ केयर फ्रॉम हिम, हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म, नॉट एक्सपेक्टिंग ना। फिर तो कोई आपसे कैसे गलती की उम्मीद करे? फिर आपके पास आने का फायदा क्या? फिर तो हम किसी अकाउंटेंट से करा लेते। सो इफ यू आर अप्रोचिंग अ चार्टेड अकाउंटेंट फॉर एन ऑडिट, सो यू सपोज टू बी वेरी डिलिजेंट एंड यू नीड नॉट टू बी ग्रॉसली नेग्लिजेंट। ओके, तो ये कभी भी जिंदगी में सवाल मत पूछना ऑडिट में, ना अपने आप से, ना किसी टीचर से, ना अपने क्लाइंट से, कि सर गलती हो जाए तो क्या होगा। नहीं, गलती की संभावना नहीं, और इसकी बहुत भारी सजाएं हैं। ठीक है, एक मिनट यार, थोड़ा सा अर्जेंट है। हेलो, हाँ हाँ, होगा ना, क्यों, क्या हुआ? अरे यार वो घर पे होगा, हाँ हाँ। तो हम लोगों को गलती नहीं करनी है ना, ना जानबूझ के, इंटेंशनली ना अनइंटेंशनली, राइट। सो मूविंग टू द डेफिनेशन अगेन, हमारी इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंडिपेंडेंस, जैसा हमने कहा, सबसे खास इंपॉर्टेंट इसमें अगर मैं ये दोनों एक बार हटा भी दूं तो भी खाली हम इंडिपेंडेंस भी छोड़ देंगे काफी है। इंडिपेंडेंस अपने आप में बहुत ब्रॉड टर्म है, राइट। ये एक अपने आप में एक ब्रॉडर टर्म है जिसमें सब चीजें आ गई, और इसीलिए जब आप ऑडिट का डेफिनेशन देखेंगे ना, तो उसमें हम लोग इंडिपेंडेंस को बहुत ज्यादा टॉप प्रायोरिटी पे रखेंगे, टॉप में। पहले मैं आपको डेफिनेशन लिखवाता हूं ना। डेफिनेशन देखो, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑडिट। ऑडिट लिखना नहीं है, लिखना नहीं है, लिखना नहीं है, वेट वेट वेट। ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, यानी हम डेफिनेशन में भी इस शब्द को यूज करते हैं, आपको इंडिपेंडेंट। अच्छा, ऑडिटर को लाया कौन? शेयर होल्डर्स या बीओडी? शेयर होल्डर्स लेकर आए, राइट, यानी ओनर्स लेकर आए। किसका एग्जामिनेशन करना है? बीओडी के काम का। सो ऑडिटर किसकी बात मानेगा, शेयर होल्डर्स की या बीओडी की? वो किसी की बात नहीं मानेगा। क्यों माने? ही इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनर, तभी तो मजा आएगा। आज आप सोचो, अगर शेयर होल्डर मेरे को बोलेंगे, मान लो मैं ऑडिटर हूं, आप शेयर होल्डर हो, आप मेरे को बोलो यार तू तो सीधा ऑडिट रिपोर्ट में यही लिखना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर नहीं है, तो मैं तुम्हारी बात मान लूं क्या? नहीं मानना चाहिए ना। फिर इंडिपेंडेंट का रहा मैं, तो इंडिपेंडेंट मींस इंडिपेंडेंट इन ऑल टर्म्स। पैसे दे रहे हो, माना, तो मैं भी काम कर रहा हूं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझे कुछ गलत करने के लिए बोलोगे तो मैं वो भी करूंगा। गलत नहीं करूंगा, जो एक्चुअल होगा वही बताऊंगा। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाकई में ट्रू एंड फेयर होंगे, आई विल से ट्रू एंड फेयर है,
और अगर नहीं होगा तो नहीं है, आपके कहने से मैं आपके लिए सही या रिपोर्ट गलत नहीं करूंगा। आप समझो, लोग हमारी बात पे ऐसे नहीं बिलीव करते, राइट। आपको अगर कोई डॉक्टर, आप एक बार वैल्यू समझो, एक चार्टेड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट, लाइक कॉस्ट ऑडिटर तो कॉस्ट अकाउंटेंट, आप ट्राई टू अंडरस्टैंड हिज इंपॉर्टेंस, ट्राई टू अंडरस्टैंड हिज लेवल इन द आईज ऑफ शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स। डॉक्टर आपको बोलता है ऑपरेशन कराना पड़ेगा, आप ऐसे नहीं सीधा टेबल पे लेट गए, सर कर दो ना ऑपरेशन, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तैयारी होकर आया हूं, लाइक सर कल बताता हूं। वाई? बिकॉज यू वॉन्ट टू टेक अ सेकेंड ओपिनियन, इजंट इट? किसी वकील ने बोला सर एक केस लड़ने में तो 2-3 साल लगेंगे, 20-25 लाख का खर्चा आएगा, लाइक सर मैं बताता हूं 1-2 दिन के अंदर। क्यों? क्योंकि अभी हम एक और सेकंड ओपिनियन लेंगे। बट व्हेन एन ऑडिटर सेज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट शो ट्रू एंड फेयर व्यू, नोबडी यूज्ड टू टेक अ सेकंड ओपिनियन। आज तक के 70 सालों के इतिहास में कभी भी किसी भी एंटिटी ने दोबारा ऑडिट नहीं कराई। व्हाई? बिकॉज यू हैव अ ब्लाइंड ट्रस्ट। व्हाई यू हैव अ ब्लाइंड ट्रस्ट? बिकॉज यू नो ऑडिटर किसी की नहीं सुनेगा, हमारी भी नहीं सुनेगा, जो एक्चुअल होगा वही बताएगा। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है ना, हम इस ट्रस्ट को बनाए रखें। इसलिए हमने क्या बोला, इट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। नाउ लिसन ईच एंड एवरी वर्ड वेरी केयरफुली, क्योंकि इस पूरी डेफिनेशन में हर एक शब्द का कोई मतलब है। ऑफ हम क्या लिख रहे हैं, किस चीज का एग्जामिनेशन करते हो आप, किस चीज का एग्जामिनेशन करते हो, जोर से बोलो, किसका एग्जामिनेशन करते हो? इट इज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, नॉट फाइनेंस। गलती से भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मत लिख देना। वाई? मुझे बताओ, आज मैं आपको पी एंड एल दूं, फॉर एग्जाम्पल इफ यूर एन ऑडिटर, और हमने आपको एक बैलेंस शीट दिया, और ये दो पेन कैसे, हमने आपको एक बैलेंस शीट दिया, उस बैलेंस शीट में आ रहा है लैंड एंड बिल्डिंग 50 लाख, कुछ भी नहीं देंगे हम आपको, और नो लेजर, नो ट्रायल बैलेंस, नथिंग। कैन यू एग्जामिन दिस 50 लाख सही है या नहीं? कैसे पता चलेगा? लेजर में जाओगे, लेजर के लिए क्या देखोगे? जनरल एंट्री, जनरल एंट्री के लिए किस में जाओगे? सोर्स डॉक्यूमेंट में। यानी वो बैलेंस शीट जो आप दे रहे हो ना, जिसको आप बोल रहे हो चेक करना है, जिस पर ओपिनियन देना है, उसको ओपिनियन उसी पे देना है, पर उसको चेक नहीं कर सकते, उसमें है ही नहीं कुछ, कहां से चेक करेंगे? आर यू गेटिंग द पॉइंट? हम ओपिनियन दे रहे हैं, आओ, अरे आ जाओ, है मैडम, आप हर क्लास में से एक एक बच्चे को लेके जा रहे हो मेरी क्लास में, क्या हो गया? तीनों क्लासों में से ये कोई तो हम भले ही अपनी ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे देते हैं, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक नहीं करते। नहीं करते क्या मतलब? कर ही नहीं सकते, हम तो करना चाहते हैं, हो ही नहीं सकता, करें क्या? यहां पे ध्यान से सुनना, एक चीज बता रहा हूं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट किससे बनेगा? ट्रायल बैलेंस, राइट? ट्रायल बैलेंस ही बनता है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ट्रायल बैलेंस किससे बनेगा? लेजर किससे बनेगा? और जनरल किससे बनेगा? सोर्स डॉक्यूमेंट्स, राइट? ये जो पूरा सेगमेंट है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। सो ऑलवेज माइंड, in audit we do not examine financial statement, rather we examine financial information। अब बताओ कितना बड़ा डिफरेंस है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में। गलती से भी आप डेफिनेशन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिख दोगे, पूरा मीनिंग ही बदल जाएगा। ओके, सो टेक इट सीरियसली, है ना, एग्जाम में भी गलती ना हो। ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, राइट, विद द व्यू। अब देखो, आज जो डेफिनेशन लिख रहा हूं, ये डेफिनेशन आधी लिख रहे हैं, या ऐसे बोलो सिंप्लीफाइड लिख रहे हैं। द मोमेंट विल प्रोसीड फर्दर, इसी डेफिनेशन को उठाएंगे और इसका एडवांस्ड वर्जन आपको बताएंगे। जैसे जैसे आप थोड़ा सा पढ़ने लग जाओगे ना आगे, फिर हम आपको उसका एक एडवांस्ड वर्जन बताएंगे। अभी हम क्या लिख रहे हैं? ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन विद द व्यू टू एक्सप्रेस ओपिनियन। ठीक है, ये एक काम करता हूं, इसको फिल इन द ब्लैंक छोड़ देता हूं, फिर उसके बाद पढ़ेंगे आगे। विद द व्यू, इसको हमने छोड़ दिया खाली, यहां पे एक लाइन आएगी, और अभी हम क्या लिख रहे हैं? टू एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन ट्रुथ एंड फेयरनेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमने जो फिल इन द ब्लैंक छोड़ा है ना, उसको अभी आप नहीं भी पढ़ोगे तो भी डेफिनेशन कंप्लीट ही है ना। आपको ऐसा लगेगा नहीं कि डेफिनेशन में कुछ मिसिंग है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। एक लाइन जो इसमें ऐड होनी है, उसको ऐड करने के बाद भी डेफिनेशन कंप्लीट है, और बिना उसके पढ़े भी कंप्लीट है। सी, ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन विद द व्यू टू एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन ट्रूथ एंड फेयर। इसलिए तो हमने फाइनेंशियल, लेकिन ओपिनियन किस पर देना है आपको?
ओपिनियन फाइनेंशियल, आप कभी ये नहीं बोलोगे लेजर शोज द ट्रू एंड फेयर व्यू, नेवर सी लेजर फाइनेंशियल जर्नल एंट्री शोज द ट्रू एंड फेयर व्यू, नहीं नहीं नहीं। फाइनेंस ट्रू एंड फेयर किसका है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि अल्टीमेट लोगों के हाथ पे क्या गया? लेजर, ट्रायल बैलेंस, journal entry, financial state. So they want an opinion on the financial statement. So audit is an independent examination of financial information, okay, with the view to express opinion on truth and fairness. Now अब सुनना ध्यान से, देखो कोई भी चीज ऑडिट बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, आप ना रटने की कोशिश बिगिनिंग से ही मत करना, राइट? सो एक जो आपके मन में सवाल हो सकता है बाद में आए कि सर हमको ये एज इट इज लिखना पड़ेगा क्या? देखो मैं बोल दूंगा हाँ तो भी नहीं लिख पाओगे, अभी तो इसलिए लग रहा है तुमको क्योंकि 2 ही लाइन है तो तुमको लग रहा है ये तो लिख देंगे, इसमें क्या है, अभी इतना सारा पढ़ना है तब याद रहेगा क्या? नहीं। सो वी डोंट नीड टू फोकस ऑन द वर्ड्स एज इट इज, यू नीड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इट। इसको आपने थोड़ा बहुत अपनी लैंग्वेज में, आप सीधा ये भी लिख सकते हो, ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू एक्सप्रेस ओपिनियन। ये गलत है कि नहीं? ये भी सही है भाई। टू गिव एन ओपिनियन ऑन ट्रूथ एंड फेयरनेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये भी सही है। टू गिव एन ओपिनियन ऑन टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन ट्रू एंड फेयरनेस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये भी सही है। आप इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना? ये सिर्फ बच्चों का अपना एक जो है ना मिसकंसेप्शन है। हमारा फोकस किस पर है? इस पर। हमारा फोकस है इस पर, हमारा फोकस है इस पर, और हमारा फोकस है इस पर। हमें बस ये 4 चीजें चाहिए, बाकी आपको जैसे ऊपर नीचे करना है करो, ये नहीं हिलने चाहिए, राइट? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और ओपिनियन ऑन ट्रूथ एंड फेयरनेस ऑफ फाइनेंशियल, ये 4 चीजें याद रहे, बाकी ओपिनियन डेफिनेशन को आप अपने हिसाब से मोल्ड कर ले। समझ में आ गई? यहां तो कोई कंफ्यूजन नहीं, अच्छे से याद रहेगी डेफिनेशन। गुड। नाउ व्हाट आर द बेसिक फीचर्स ऑफ एन ऑडिट? इस फीचर्स को पढ़ते पढ़ते मैं आपको ऊपर डेफिनेशन में एड ऑन कराऊंगा, राइट? सो लेट्स सी व्हाट आर द बेसिक फीचर्स। ऑडिट मस्ट बी कंडक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट पर्सन। ये इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होगा? कैसे पता चलेगा कोई बंदा इंडिपेंडेंट है या नहीं? और चूजिंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन इटसेल्फ is a deemed criteria that an independent person have been selected? Yes. by and large आपने अगर किसी चार्टेड अकाउंटेंट को अपॉइंट करा, आप मान लो ही इज इंडिपेंडेंट, लेकिन दिस इज नॉट इनफ, राइट? चार्टेड अकाउंटेंट होने से ही इंडिपेंडेंस आती है, ऐसा नहीं होता है। इंडिपेंडेंस का मतलब यू आर नॉट कनेक्टेड विद द एंटिटी इन एनी वे, इन एनी मैनर, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब ये आपको अपने आप इंश्योर करना पड़ेगा। कैसे इंश्योर करना पड़ेगा? ये मेरा भाई है, मेरी फर्म है या मेरी कंपनी है, फॉर एग्जांपल दिलीप गुप्ता प्राइवेट लिमिटेड, एंड ही इज माय ब्रदर एंड ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। हाउ ही कैन बी इंडिपेंडेंट? इज इट पॉसिबल? आपको पता बोले यार सर चार्टर्ड अकाउंटेंट था ना, अरे चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो ये क्वालिफाइड है, ओके, इज क्वालिफाइड, बट वेदर इंडिपेंडेंट और नॉट, दैट नीड टू बी एग्जामिन्ड। अब मान लो ये मेरा भाई नहीं है, लेकिन इसका मेरी कंपनी में इनडायरेक्टली कोई इंटरेस्ट है, राइट? शेयर्स है इसके पास में, हाउ ही कैन बी इंडिपेंडेंट? ये ऑडिट करने आएगा, इसके दिमाग में क्या चलता रहेगा? यार इस कंपनी से तो डिविडेंड मिलता है अपने को, यार इस कंपनी के शेयर की प्राइस, अब मान लो इसको कोई फ्रॉड मिल गया बड़ा ऑडिट के दौरान, और इसको पता है जैसे ही ऑडिट रिपोर्ट में डालूंगा ना तो ट्रू एंड फेयर नहीं रहेगा। ट्रू एंड फेयर नहीं रहेगा, ये रिपोर्ट मार्केट में जाएगी तो शेयर का प्राइस डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा तो मेरा तो नुकसान, क्योंकि इसके पास भी शेयर है। क्या कभी ये जिंदगी में भी इंडिपेंडेंट ओपिनियन दे पाएगा? क्या नहीं दे सकता ना। इसने बोरो कर रखा है हमारी कंपनी से, उधार ले रखा है, इसको पता है अगर ज्यादा इसने ऑडिट रिपोर्ट में 2-3 चीजें डाली, कल ही नोटिस आ जाएगा सर लोन का रीपेमेंट करो, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देंगे, कुछ भी करेंगे, इसको परेशान करेंगे। क्या ये ओपिनियन इंडिपेंडेंट दे पाएगा? नहीं। सो वी नीड टू मेक श्योर दैट द पर्सन हु हैज बीन अपॉइंटेड फॉर द कंडक्टिंग ऑडिट नॉट एसोसिएटेड विद एंटिटी इन एनी वे। इन एनी वे मतलब इन एनी वे, किसी भी तरीके से कनेक्टेड नहीं होना चाहिए। हम आपको कोई रिलेशनशिप्स नहीं बता रहे हैं अभी, लेकिन आप ये मान लीजिए कि कोई भी अगर आपको लगता है ना एंटिटी के साथ में कनेक्शन है, देन इमीडिएटली उस बंदे को हटा दो, वेदर ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, डजंट मैटर। आई बस सर, सो दोनों चीजें रिक्वायर्ड है, ही शुड बी चार्टर्ड अकाउंटेंट एज वेल एज ही मस्ट बी इंडिपेंडेंट। हाँ, ठंड लग रही है क्या? अरे यार इतनी कितनी ठंड लग रही है, तो अंदर बैठे हैं। हाँ हाँ, वो ना हम कहाँ मना कर रहे हैं, बस आप उसकी ऑडिट मत करना। हाँ बिल्कुल है। हाँ क्या बात कर रहे हो यार, मतलब इंडिया के अंदर ऐसे कौन से, मतलब सीए ऐसी भी कोई प्रजाति नहीं है जो बहुत कम पाई जाती हो। भारत में लाखों की संख्या में सीए हैं, लाखों की संख्या में। What do you mean by this CA well qualified? Like, do you think CA are non-qualified also? I mean, like, if he's a chartered accountant, is well qualified. मैं एक जोधपुर में सेमिनार था,
तो मुझे उन्होंने बुलाया कि सर आप भी आके 2 शब्द बोलना, वो ना स्पीकर होते हैं। अब वो एक जो लड़की थी, बेचारी बच्ची, वो इंट्रोडक्शन दे रही थी, वो क्या बोली, वी हैव अ क्वालिफाइड चार्टेड अकाउंटेंट। उसको बोलना था क्वालिफाइड एज चार्टेड अकाउंटेंट, तो वो कोई स्पीकर थे, उनके लिए बोली क्वालिफाइड चार्टेड अकाउंट। बोला मैडम ये जो अनक्वालिफाइड चार्टेड अकाउंटेंट है ये कहां पाए जाते हैं? अरे चार्टेड अकाउंटेंट है मतलब क्वालिफाइड ही है यार, आप इंडिपेंडेंट बोलो। सीए जितने भी हैं सारे क्वालिफाइड हैं। हाँ, हर सीए इंडिपेंडेंट हुई जरूरी नहीं। और दूसरी बात, आप ऐसा क्यों मान के बैठे हो कि इंडिया में जितने चार्टेड अकाउंटेंट्स हैं सबके पास रिलायंस के शेयर्स होंगे? अरे ढूंढना क्या पड़ेगा, क्या बोल रहे हो यार? हाँ, ढूंढना क्या बोल रहा है बेटा, ढूंढना क्या पड़ेगा मतलब कि जयपुर में कितनी सीए फर्म्स हैं? अराउंड मतलब आपके हिसाब से कितनी सीए फर्म्स होंगी जयपुर में? कितनी? 13,000 फर्म्स हैं। यू नो दैट? अंदाजा भी नहीं है आपको अभी। और मैं अगर आपके फिगर पे भी चलूं 1,000 फर्म्स फॉर एग्जांपल, तो भी 1,000 फर्म में सबके पास सीए के रिलायंस के ऑडिटर्स के शेयर होंगे क्या? नहीं ना। अब आप कह रहे मुझे कैसे पता चलेगा? आपको पता करना क्यों है? आप तो इसको अपॉइंट कर दिया, ये आके बताएगा शेयर है या नहीं। ये बोल रहे सर शेयर है, निकल। ये बोली मेरे पास भी है, मेरे पास नहीं है, हाँ तू आजा, खत्म कहानी। इसमें क्या लंबा चौड़ा काम है यार? इतना कोई मेहनत वाला काम नहीं है। और सीए के पास इतने पैसे होते भी नहीं है कि सब कंपनियों के शेयर खरीदे। इतनी तो क्लाइंट फीस देता भी नहीं है, और जयपुर वाला तो बिल्कुल ही नहीं देता। उससे इनकम टैक्स की रिटर्न की फीस मांग लो, ऐसा लगता है किडनी मांग ली। मालूम है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की कितनी फीस है? 1,000 रुपए। 1,000 रुपए। और उसमें भी क्लाइंट आता है, सर मैं आपके दूर के चाचा के बेटे का भाई हूं। अरे यार सर क्या करूं सर, फिर मैं सर डिस्काउंट देखो ना सर। सर आप एक काम करो, पैसे मेरे से ले जाओ सर। और क्या करें, 1,000 रुपए में क्या मांगेगा आदमी? तो उस 1,000 में क्या ही शेयर खरीदेगा वो बेचारा? इतने नहीं पैसे होते, चिंता मत करो। आगे आओ। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्स, एविडेंसेस, एक्सप्लेनेशन। थोड़ा पीछे चलते हैं। कोई भी एंटिटी जब अपने रिकॉर्ड्स बनाती है तो क्या वो उसमें कोई भी ट्रांजैक्शन ऐसे डाल देती है क्या? थोड़ा सा चेंज करते हैं तरीका। कोई भी एंटिटी जब अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स बनाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं, रिकॉर्ड्स यानी जनरल एंट्री लेजर, कोई भी ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड करती होगी? लाइक हाउ इट रिकॉर्ड्स अ ट्रांजैक्शन इनटू द फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। कोई ना कोई पहली चीज, कोई ट्रांजैक्शन का अकरेंस हुआ होगा, परचेज, खर्चा, कुछ ट्रांजैक्शन तो होगा। खर्चा हुआ होगा, इनकम होगी, एसेट होगी, लायबिलिटी, तो कोई ना कोई डॉक्यूमेंट तो रहा होगा। बिना डॉक्यूमेंट के तो नहीं होगा। सो यू मस्ट हैव सम डॉक्यूमेंट, करेक्ट? And in case the document is not available from outside party, so you would have created that document. For example, depreciation, कोई बिल नहीं होता तो आपने डेप्रिसिएशन का कोई चार्ट तो बनाया होगा, कोई कैलकुलेशन शीट तो बनाई होगी, कुछ तो करा होगा। हम इतनी सारी एसेट्स होती हैं, कोई तो एक्सेल शीट बनाई होगी। दैट डॉक्यूमेंट इज अ एविडेंस। सो व्हेन वी रिकॉर्ड अ ट्रांजैक्शन, okay, we are not talking about the auditor, we're talking about the entity. When we record a transaction, we have some documents or called evidences, and we also have some explanations. Explanation क्यों? क्योंकि कई बार हमको जैसे एंटिटी में, भैया अकाउंटेंट, बेटा क्या नाम है आपका? हरी। हरी ने मान लीजिए उसके अंदर जो है कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करा। अब यार ये लेजर में तो सारी बातें नहीं लिख सकता ना, कैसे लिखेगा कोई आदमी? कर लिया कैलकुलेशन, रिकॉर्ड कर लिया एंट्री, या कुछ चीजें होती है जो हमारे दिमाग में होती है। फॉर एग्जाम्पल आपने प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कैलकुलेट करे होंगे। अभी क्या लिखेगा क्या बैठ के अकाउंट्स में? कर लिया कैलकुलेट, एंट्री कर दिया अमाउंट से। सो व्हेन आई एम चेकिंग द अकाउंट्स, आई नीड डॉक्यूमेंट्स, आई नीड वाउचर्स, एंड आई ऑल्सो नीड एक्सप्लेनेशंस। करेक्ट? चाहिए ना? कैसे रिकॉर्ड चेक करूंगा? अब मुझे रिकॉर्ड जहां पे मेरा काम डॉक्यूमेंट से हो गया, एविडेंस से हो गया, ठीक है, लेकिन जहां जरूरत पड़ेगी आई नीड एक्सप्लेनेशंस। और मैं जब ऑडिट करता हूं, हम ऑडिट में कुछ नहीं होता, ऑडिट में यही होता है कि जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड, बाहर ज्योति बैठी है, फीस रिसीव करती है, फीस का स्टेटमेंट बनाती है, मेरे को बुलाया ऑडिट करो, क्या करूं मैं? आपके हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए? मुझे चेक करना है कि डीसीसी की ऑडिट करनी है, डीसीसी के पीएनएल में सेल्स आ रहा होगा, रेवेन्यू, उसमें फीस आ रहा होगा। अब मुझे चेक करना है, मुझे क्या करना चाहिए चेक करने के लिए? नहीं, क्या टेक्निकल वर्ड मत बताओ, सोर्स डॉक्यूमेंट हो गया। अभी इधर बताओ क्या चेक करना है मुझे? आप रिसीप्ट चेक करेंगे ना, रिसीप्ट आती है जो। अब मान लीजिए हरी की जो फीस है वो है 15,000 और हर्ष की फीस है 14,000, राइट? दोनों सेम सीए इंटर में, सीएम इंटर में, दोनों सेम बैच में, दोनों सेम सब्जेक्ट्स कॉमन है, दोनों ग्रुप के फॉर एग्जाम्पल, तो 15,000 15,000 होना चाहिए ना।
मैंने बिल चेक करा, डॉक्यूमेंट, राइट, डॉक्यूमेंट एंड एविडेंस वन द सेम थिंग। 14,000 आया, अब उस बिल में तो लिखा हुआ ही नहीं है 14 क्यों है, मैं क्या करूं फिर? एक्सप्लेनेशन मांगूंगा ना, किससे मांगूंगा? ज्योति से बोलूंगा ना कि मैडम समझाओ, क्योंकि ज्योति ने उस बिल में लिखा नहीं ना कि 14,000 क्यों लिया, या तो उसने लिख दिया होता क्या 15,000 लेस डिस्काउंट 1,000, 14,000, तो मैं समझ जाता 1,000 का डिस्काउंट, फिर भी सवाल पूछता इसी को क्यों दिया, इसको क्यों नहीं दिया। दिस इज कॉल्ड एक्सप्लेनेशन। सो व्हेन वी डू ऑडिट, व्हेन वी एग्जामिन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, वी एग्जामिन डॉक्यूमेंट्स, वी एग्जामिन एविडेंसेस और कॉल्ड वाउचर्स, एंड वी एग्जामिन एक्सप्लेनेशन। और क्या चेक करते हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट है, एविडेंस है, ये जो एक्सप्लेनेशन है, ये एडिक्वेट है, रिलायबल है एंड एक्यूरेट है या नहीं। एडिक्वेट, रिलायबल एंड एक्यूरेट है या नहीं, ये आपको चेक करना होता है। और अगर ये एक्यूरेट है तो इसका मतलब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज करेक्ट। अगर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन करेक्ट है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट करेक्ट ही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक नहीं करना होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपने आप बनता है। तो हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक नहीं करना है, हमें क्या चेक करना होता है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। वो अगर उसमें जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो एविडेंसेस हैं, जो एक्सप्लेनेशन है, वो एडिक्वेट है, वो रिलायबल है, वो एक्यूरेट है, तो इसका मतलब आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स सही हैं। इनका इवैल्यूएशन करना, इनका वेरिफिकेशन करना इज कॉल्ड ऑडिट। थोड़ा उल्टा चलो, ऑडिट इज इवैल्यूएशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ एडिक्वेसी, रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी, सॉरी, एडिक्वेसी, रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, एविडेंसेस एंड एक्सप्लेनेशन। समझ में आया? उल्टा चलना है। ऑडिट इज इवैल्यूएशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी एंड एडिक्वेसी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, एविडेंसेस एंड, देखो एरो उल्टा लगा हुआ है, आप ध्यान से देखोगे तो उल्टा एरो लगा है, वो तो समझाने के लिए आपको ऐसे बताया था। क्लियर है? तो जब भी हम आपको ये बोलें कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट करनी है, इसका मतलब आपको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की ऑडिट करनी। और जब हम आपको कहें कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का एग्जामिनेशन करना है, इसका मतलब उस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को बनाने में जो आपने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, एविडेंसेस और एक्सप्लेनेशन यूज करे हैं, उनकी एडिक्वेसी, अथॉरिटी, वो समझ गई क्या हो गया? तो उसकी एडिक्वेसी और अथॉरिटी, उसकी एक्यूरेसी, एडिक्वेसी और रिलायबिलिटी, ये आपको चेक करना है, राइट। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जो हमने ऊपर खाली छोड़ा ना, ये वाला, ये भरने के काम में यही वाला पॉइंट सबसे ज्यादा आएगा। मैं आपको 15 सेकंड दे रहा हूं, अच्छे से इस पॉइंट को दोबारा पढ़िए। ये जो मैंने नहीं पढ़ाया इसको मत पढ़ना अभी, ये जो मैंने नहीं पढ़ाया ना इसको मत पढ़ना, जो पढ़ाया वो पढ़ो, फटाफट से पढ़ो, आराम से धीरे धीरे अपने मन में पढ़ना है, समझना है। समझ में आ गया अच्छे से? कोई कंफ्यूजन नहीं? सो ऑडिट, तीसरी बार रिपीट कर रहा हूं, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मींस ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को चेक करने का मतलब है कि उस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को बनाने में जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने यूज करे, जो भी एविडेंसेस आपने यूज करे, जो एक्सप्लेनेशन आपने यूज करे, वो एडिक्वेट होने चाहिए, रिलायबल होने चाहिए, एक्यूरेट होने चाहिए। ये एक्यूरेसी, एडिक्वेसी और रिलायबिलिटी का वाउचिंग, वेरिफिकेशन या इवैल्यूएशन ही क्या कहलाता है? ऑडिट कहलाता है। बात समझ में आ गई बात? तीसरा, यदि आपको सैलरी चेक करनी है, फॉर एग्जाम्पल, जस्ट अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल, आपको सैलरी चेक करनी है ना, आप बिल्कुल भी दिमाग मत लगाना अपना एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, बिल्कुल कॉमन मैन, कॉमन मैन होता ना, बिल्कुल कॉमन मैन, वो वाला दिमाग लगाना है। आपको डीसीसी में बैठा दिया, बोले ये 5 एम्प्लॉयज काम करते हैं, आपको इनकी सैलरी चेक करनी है। ओके, क्लियर? आप कैसे चेक करेंगे? स्टार्ट से सोचना बिल्कुल बिग, एकदम नॉर्मल एज ए लेमैन, राइट, कोई स्पेशल प्रोसेस नहीं, पहले सोचो आराम से। मैंने आपको यह बोल दिया कि डीसीसी में कितने, नहीं नहीं, 5 सही बोल रहे हैं, वो सही कह रहे हैं, आप भी सही कह रहे हो, दोनों सही कह रहे हो। अच्छा वो आपने ऐसे बोला क्योंकि मैं इसमें चेंज कर रहा हूं, आपको ये भी नहीं पता कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है, वहां से स्टार्ट करते। आपको बोला डीसीसी में सैलरी आ रहा है पीएनएल में 15 लाख रुपए पूरे साल का, करेक्ट ना? तो पीएनएल में नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आते हैं, कुछ भी तो नहीं आता, पीएनएल में आ रहा है सैलरी 15 लाख, हाउ यू विल चेक इट? सबसे पहली चीज आप क्या चेक करोगे?
नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इज द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, लेकिन हमें चेक करनी पड़ेगी। जबकि ऊपर क्या पढ़कर आए थे आप, एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। लेकिन बोलने के लिए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होता है, बट टू एग्जामिन द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन समटाइम्स वी नीड टू एग्जामिन नॉन फाइनेंशियल। हो ही नहीं सकता आप मुझे सैलरी बता दोगे तो मैं, मुझे क्या पता आपने, क्योंकि मेरे को देखना पड़ेगा। 5 इंप्लॉई है फॉर एग्जाम्पल, 5 इंटू 12 इंटू सबकी सैलरी बराबर है, तो अगर अलग अलग है तो हर एम्प्लॉय का अलग अलग देखना पड़ेगा। सो आई नीड नंबर ऑफ एम्प्लॉइज फर्स्ट, फिर उसके बाद में नंबर ऑफ डेज दे वर्कड। लाइक पूरे महीने में आप 22 दिन आए तो 22 दिन का सैलरी मिलेगा ना, 18 दिन आए तो 18 का मिलेगा। तो चेक तो करूंगा ना, कहीं ऐसा तो नहीं है कि साला एम्प्लॉय आ रहा है 18 दिन सैलरी 30 दिन की मिल रही है। कैसे पता चलेगा आपको? ये तो चलो 5 इंप्लॉय, आप पांचों का चेक कर लोगे। 5000 इंप्लॉय होते तो फिर हम क्या करते? पंच तो हम वो तो कराते, लेकिन हम किस किस का रिकॉर्ड देखते? हम कैसे देखते रिकॉर्ड? हम कैसे एग्जामिन करते? एक रैंडम तरीका निकालते, कोई भी 20 इंप्लॉय चूज कर लेना, 20 22 25 जो भी तुम्हारी श्रद्धा हो, और उनका देखना कि 12 महीने की सैलरी बराबर आ रही है क्या। बराबर आ रही है ना, तो उसका मतलब गड़बड़ है। क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी भी इंप्लॉय ने 20 में से 20 का सैंपल मैंने लिया, एक इंप्लॉय भी ऐसा नहीं जिसने पूरे साल में एक भी छुट्टी न करी हो। हाउ इट इज पॉसिबल? ये संभव है क्या? नहीं ना, छुट्टी तो करी होगी ना। 20 में से कम एक की, दो की, चार, किसी की तो ऐसा होता कि 12 में से किसी महीने की सैलरी तो कम ज्यादा होती होती कि नहीं होती? अगर हो रही है तो इसका मतलब आप समझ जाओ कि एंटिटी सही चल रही है, और अगर नहीं हो रही है तो इसका मतलब देयर इज समथिंग रॉन्ग। आई वाज में ये हम एक रैंडम असेसमेंट करते हैं, क्योंकि आप इतने सारे एम्प्लॉयज चेक नहीं कर सकते ना। तो खैर, कमिंग टू द पॉइंट, सो समटाइम्स वी नीड टू एग्जामिन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एज वेल एज non-financial. See, audit also includes examination of financial as well as non-financial information. Fourth, auditor must be qualified, competent and experienced. Qualified देखो इन तीनों में समझना ध्यान से। Qualified कोई स्पेशल नहीं, चार्टेड अकाउंटेंट होना चाहिए, सिंपल। And every chartered accountant is qualified. We don't need to bifurcate into the qualified and non-qualified. Then why you wrote the word competent? What is the meaning of competent? अरे नहीं नहीं, हिंदी नहीं पूछ रहा हूं बेटा, मीनिंग पूछ रहा हूं। हिंदी तो पता है, अब चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो यही तो, तभी तो है। दोबारा से बोलो। नहीं नहीं, शेयर्स वो तो क्वालिफाइड में आ गया, वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, वो एक अलग रिक्वायरमेंट है। नहीं नहीं, ये वो नहीं बोल रहा है, वो तो चेक करेंगे। क्वालिफाइड के बाद कॉम्पिटेंट का मतलब, देखो क्या होता है ना, मैं सीए तो हुई ना, अब मैं ऑडिट पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ाता हूं ऑडिट, लॉ और कॉस्टिंग, ठीक है, 3 सब्जेक्ट पढ़ाता हूं। क्या मैं टैक्सेशन नहीं पढ़ा सकता क्या? हाँ पढ़ा सकता, और उतना अच्छा नहीं पढ़ा सकता जितना टैक्सेशन का टीचर पढ़ा। मैं अकाउंट्स नहीं पढ़ा सकता क्या? पढ़ा सकता हूं, पर उतना अच्छा नहीं पढ़ा पाऊंगा ना, क्योंकि यार हर आदमी का एक, पढ़ी तो मैंने भी है, मैंने टैक्सेशन भी पढ़ा, डीटी भी पढ़ा, आईडीटी सब पढ़ा मैंने, तो पढ़ा तो सब सकता हूं, लेकिन आप उतना अच्छा पढ़ा सकते हो क्या? दूसरा टीचर कोई टैक्स का है या अकाउंट्स का, वो ऑडिट नहीं पढ़ा सकता क्या? बिल्कुल पढ़ा सकता है, क्यों नहीं पढ़ा सकता? उसने भी पढ़ी है, उतना अच्छा नहीं पढ़ा पाएगा जितना मैं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मैं यही पढ़ाता हूं दिन भर। तो ये स्पेशलाइजेशन, कॉम्पिटेंस इसी को बोलते हैं। आप चार्टेड अकाउंटेंट बन गए, फ्यू चार्टेड अकाउंटेंट्स गुड इन डूइंग द ऑडिट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज, बिकॉज उन्होंने अपने पूरे करियर में मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज की ऑडिट करी। द फ्यू आर गुड इन डूइंग द ऑडिट ऑफ कॉलेजेस और स्कूल्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, या इसको बोलते हैं कॉम्पिटेंसी। करेक्ट? और ये एक्सेप्ट करने में कि मैं इस तरह की ऑडिट करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं हूं, इसमें कोई शर्म की बात नहीं होती है। करेक्ट? मैं इस तरह की ऑडिट करने में कॉम्पिटेंट नहीं हूं, इसमें कोई शर्म। मैं आके अगर कोई मेरे को इंस्टीट्यूट बुलाए नया कि सर आके हमारे अकाउंट्स पढ़ाओ, तो क्या मुझे वाकई में नहीं बोलना चाहिए कि मैं अकाउंट्स नहीं पढ़ा सकता? या मैंने और यार ये तो बेइज्जती हो जाएगी अपनी, और इस क्या सोचेगा सीए और अकाउंट्स नहीं पढ़ा सकता, क्या ये सोचना सही था क्या? मुझे बोलना था ना यार, आई एम नॉट कॉम्पिटेंट टू टीच अकाउंट्स। इसी तरीके से ऑडिट में भी होता है। सो अ चार्टेड अकाउंटेंट हु इज दो क्वालिफाइड but he may not be competent in doing that kind of the audit. So you need to select an accountant which is competent. And third, experienced. See, वैसे तो हम लोगों का एक्सपीरियंस हमारी पढ़ाई से चालू हो जाता है। कैसे? ट्रेनिंग, आर्टिकलशिप होती है ना, हमारी तो 3 साल की होती है, आपकी भी अब 15 महीने की होने लग गई। तो उस आर्टिकलशिप में भी आप ऑडिट तो करते ही हो। सो दो वी हैव एक्सपीरियंस, बट अब एंटिटी के साइज पे डिपेंड करता है ना। एक न्यूली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट इज हैविंग गुड एक्सपीरियंस ऑफ 3 years at least, but he is not capable enough to conduct the audit of Reliance Industries, such a big size company. Okay? नहीं है ना, आप समझो, उल्टा भी नहीं कर सकते। कोई बहुत बड़ी सीए फर्म है, बहुत बड़ी, एक बिग 4, अगर आपने कभी सुना हो तो, बिग 4 होते हैं, टॉप 4 सीए फर्म्स ऑफ इंडिया। यू कांट एक्सपेक्ट अ बिग 4 टू कंडक्ट ऑडिट ऑफ ए स्मॉल कंपनी ऑफ जयपुर। जयपुर में भी कंपनीज तो है ही ना।
अब यार इतनी बड़ी सीए फर्म ये छोटी मोटी 10-20-50 करोड़ की कंपनी की ऑडिट करने तो नहीं आएगी ना, और अगर आ भी जाएगी ना तो मालूम है क्या होगा, फालतू के क्लैशेस होंगे। कैसे होगा, वो कंपनी उसकी ऑडिट फीस है 2 करोड़ रुपए मिनिमम, ये 50 करोड़ की तो टोटल टर्नओवर है, नेट प्रॉफिट इनका 6 करोड़, उसमें से भी 2 करोड़ का भोग लगा दिया आपने ऑडिटर के, बचेगा क्या आपके पास में। अब आपने तो जोश जोश में बुला लिया, सर एक बार तो हमको बड़ी फर्म से ऑडिट कराना। बड़ी फर्म के नखरे होते हैं, बहुत नखरे होते हैं, आप झेल ही नहीं पाओगे, फिर उनके रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, आपसे टोलरेट ही नहीं होंगे, तो हमको ऐसा भी नहीं करना है। इसलिए हमने क्या बोला, क्वालिफाइड, कॉम्पिटेंट एंड एक्सपीरियंस्ड। आ रही बात समझ में, तीनों चीजें होनी चाहिए, उसी को अपना ऑडिटर बनाना है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देयर कुड बी सम अदर बेसिक रिक्वायरमेंट्स, बट ये तो हमारे पास है ही। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड अकाउंटिंग सिस्टम, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। इस पूरी ऑडिट में इसके ऊपर तो पूरा एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 सिर्फ इस पे। नाउ व्हाट इज दिस इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड अकाउंटिंग सिस्टम। ओके, इंटरनल कंट्रोल तो चलो आप पहली बार पढ़ रहे हैं। डू यू नो व्हाट इज अकाउंटिंग सिस्टम, एनी आइडिया। अकाउंटिंग सिस्टम तो बहुत जनरल टर्म है यार, अकाउंटिंग सिस्टम लाइक तो समझा नहीं। कॉन्सेप्ट्स एंड कैलकुलेशंस, कन्वेंशंस, वो अकाउंटिंग सिस्टम थोड़ी ना, तो अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस हो गई एक तरीके से, वो तो उसको तो अकाउंटिंग प्रैक्टिस वो तो सभी कॉमनली फॉलो करते हैं। अकाउंटिंग सिस्टम अगर हम बात कर रहे हैं तो इट इज स्पेसिफिक टू एंटिटी, लाइक इस एंटिटी का अकाउंटिंग सिस्टम। सिस्टम तो एंटिटी वाइज होता है ना, वो कभी भी जनरलाइज नहीं हो सकता है ना। तो अकाउंटिंग सिस्टम मतलब, चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। अकाउंटिंग सिस्टम मतलब हाउ यू रिकॉर्ड योर ट्रांजेक्शंस, और इन वेरी सिंपल फॉर्म हाउ यू प्रिपेयर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब हाउ यू प्रिपेयर मतलब जैसे सारी दुनिया बनाती है जनरल एंट्री करके, नहीं, whether you have a manual accounting system or computerized accounting system, okay, whether you have some standard process of recording the transaction। आप जैसे अब जॉब में जाओगे ना थोड़े साल बाद में, जब फाइनल बन जाओगे, you will see the company in which you are working, it's a different phenomenal structure of doing accounting। और simultaneously अब उस अच्छी बात ये कि उससे पहले आपकी आर्टिकलशिप होगी। आई पर्सनली सजेस्ट टू ऑल ऑफ यू, रिकमेंड यू, आर्टिकलशिप डमी मत करना, कोई कितना बोले मत करना, कोई बोले हम दिलवा देंगे तो को डमी मत करना, चाहे एक अटेम्प्ट आगे चले जाना। आई पर्सनली सजेस्ट यू मत करना, ये बहुत बड़ी गलती है बच्चे का। उस समय पढ़ाई के चक्कर में ऐसा लगता है अरे यार अपन को तो मेरिट लानी है यार, मेरिट लानी है। जयपुर में एक चार्टेड अकाउंटेंट है, आई डोंट टेक द नेम ऑफ हिम बिकॉज मेरे फ्रेंड है अनफॉर्चुनेटली, तो मेरे से 6 महीने सीनियर थे और फ्रेंड भी थे। उनकी पता है ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक, और सबसे अब मजेदार बात अभी आएगी, इंस्टीट्यूट के 60 सालों के इतिहास में फर्स्ट रैंक के साथ साथ इतने अच्छे एकेडमिक्स और नंबर किसी के नहीं आए, किसी भी सब्जेक्ट में 90 से कम नंबर नहीं। सीए में ये बात बहुत हाइपोथेटिकल सी लगती है, मतलब इमेजिनरी लगती है। 800 नंबर का होता है सीए फाइनल, 400 नंबर पासिंग मार्क्स 50%, जैसे आप लोगों को होता है सेम ही। जनरली 450 455 पे मेरिट आ जाती है सीए फाइनल में, ओके। टॉप फर्स्ट रैंक भी 470 के आसपास आ जाती है ना। उस वो पहला बच्चा था इंस्टीट्यूट के 60 सालों के इतिहास में जिसके नंबर थे ना 695, 695 मतलब 700 नंबर, सोचो आप, तो कितना भयंकर अचीवमेंट है। मतलब ऐसा हो गया इंस्टीट्यूट में, भाई साहब क्या कर दिया बंदा, तो ब्रिलियंट, मतलब ब्रिलियंट कुछ होता ही नहीं है, उससे ऊपर की कोई कैटेगरी। ठीक है, बहुत बढ़िया हो गया, अब नौकरी लगी। उस जमाने में जब 2008 में रिसेशन आया हुआ था तो पैकेजेस वाला लाइक 3.5 लाख 4 लाख, मेरा खुद का पैकेज 3,60,000 का था उस समय। उसका पैकेज मतलब कितने का लगा, 18 लाख रुपए। लगना भी था, बनता भी था ना यार, अब 7,700 नंबर आए तो बनता भी है, लग गए। 3 महीने बाद इंस्टीट्यूट के पास, ये सच्ची घटना पे आधारित है, इसमें कोई काल्पनिक पात्र नहीं है। 3 महीने बाद इंस्टीट्यूट के पास एक लेटर आया, आप किस तरह के लोगों को चार्टेड अकाउंटेंट बनाते हैं एंड व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ अलोकेटिंग द मेरिट टू द स्टूडेंट्स। इंस्टीट्यूट का तो माथा हिल गया। आप सोचो कितना बड़ा एलिगेशन है, पूरे इंडिया में सीए बनाने वाली एक इंस्टीट्यूट है और रेप्यूटेड है। कॉलेज डॉक्टर बनाने वाले कितने कॉलेजेस हैं, इंजीनियर बना कितने कॉलेजेस हैं, सीए तो एक ही बनाता है। और उसके ऊपर आपने कितना बड़ा एलिगेशन लगा दिया। मुझे क्या हो गया, बोले आप आओ पहले फिर बताएंगे क्या हो गया। उस बंदे को इनकम टैक्स की वेबसाइट खोलनी नहीं आती थी। ये तो बहुत बड़ी बात कर दी मैंने। उस बंदे को कंपनी ने बोला ये अकाउंटिंग, अब यार आप 18 लाख के पैकेज पे सपोज टू बी अकाउंट हेड, ही वाज अकाउंटिंग हेड। उस बंदे को जनरल एंट्री करनी नहीं आती, मतलब आती है लेकिन वो किताबों में से
डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। जब उसको टैली खोल के दिया, टैली इज एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, उस बंदे को टैली चलाना नहीं आ रहा, उसको ये नहीं पता कि परचेज का वाउचर डालने के लिए कौन सी की दबानी है। उसी कंपनी में 18,000 रुपए पर मंथ की आर्टिकलशिप में लगा दिया आईसीआई ने 3 साल के लिए। अब जो कल तक लोग उसके अंडर में काम कर रहे थे, वो उन सब के अंडर में काम कर रहा था। और ये बंदे ने नौकरी छोड़ेगा ना, आदमी फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगा क्या यार, एक महीने बाद, एक दिन महीने क्या 15 दिन बाद ही नौकरी छोड़ दी, अब पढ़ा रहे हैं। और ये सच्चे है, आप किसी भी सीए वाले बच्चे से पूछोगे उसको सबको पता है कहानी। तो ऐसा नहीं करना, आर्टिकलशिप करना, वरना मालूम है क्या होगा, वरना ये अकाउंटिंग सिस्टम कभी यहां समझ में आ जाएगा, दिखेगा कभी भी नहीं। आप छोटी फर्म में जाओगे ना, टैली, यहां पे भी अकाउंटिंग होती है ना, यहां पे अकाउंटिंग होती है, एक बड़ी फर्म में अकाउंटिंग देना, कंप्लीट डिफरेंट प्रोसेस, कंप्लीट। क्या डिफरेंस होता है? कंप्यूटराइज्ड, मैनुअल, पहला डिफरेंस। कंप्यूटराइज्ड में भी वेदर यू यूजेस एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर विच इज लाइक रेडीमेड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर लाइक टैली और सब, और यू हैव योर ओन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। एक वर्ड आपको आपके जय सर पढ़ाएंगे बार बार, ईआरपी और सेप, या शायद आ गया होगा, ईआरपी एंड सेप। फ्यू कंपनीज यूज्ड टू हैव ईआरपी, एंटरप्राइजेस रिसोर्स प्लानिंग, राइट, वो होता है, वो एक अलग ही लेवल का आता ही, ईआरपी मिलता ही नहीं है, बस बनवाना पड़ता है। कितने का बनता है? 11 करोड़, 10 करोड़, 8 करोड़, ऐसे तो ये सॉफ्टवेयर बनता है, तो इसकी अकाउंटिंग अलग होगी, बहुत एडवांस लेवल होते हैं, इतने एडवांस्ड कि इसमें अकाउंटिंग एंट्री करने के साथ साथ अकाउंटिंग वाउचर अपलोड होता है, समझे आप। और इतना अच्छा कि आपका बाहर जो गार्ड बैठे ना, गार्ड, अभी क्या होता है, अकाउंट्स वालों का सॉफ्टवेयर अलग, परचेज वालों का अलग, स्टोर्स वालों का अलग। अब माल आया रात को 11 बजे, स्टोर्स वालों ने अपडेट कर दिया, माल अवेलेबल, स्टॉक में आ रहा है। सेल्स वालों का सॉफ्टवेयर अलग है, सेल्स वाले सुबह आएंगे, आके अकाउंट्स वाले उनसे पूछेंगे तभी तो अपडेट करेंगे। अब सेल्स का बंदा बाहर घूम रहा है जगह जगह पूरे इंडिया में, रात को होटल में बैठा था, उसने चेक करा कितना स्टॉक अवेलेबल है, किससे चेक करेगा? सेल्स के सॉफ्टवेयर से। स्टॉक दिखा रहा है 6 लाख यूनिट, जबकि स्टोर में माल आ गया 11 लाख है। सुबह बंदा निकला मार्केट में, 6 लाख का यूनिट बेचकर आ गया, क्योंकि 6 लाख की स्टॉक में, और ऑर्डर मिल रहे हैं लेकिन ले नहीं रहा बंदा, क्योंकि स्टॉक भी नहीं है। अगले दिन जब ऑफिस आया तब पता चला यार 11 लाख स्टॉक पड़ा है, स्टॉक बिका ही नहीं। यू लॉस्ट एन अपॉर्चुनिटी। अब वो जो बंदा जिसको माल बेचना था उसने खरीदा नहीं, तो वो कहीं और से खरीदेगा, वो हमेशा के लिए गया ना कस्टमर। एक जरा सी गलती ने कितना बड़ा नुकसान करा दिया। ईआरपी क्या होता है? अलग अलग नहीं, सिंगल, कंसोलिडेटेड। और एंट्री कितनी आसान, गार्ड, ट्रक आया, बाहर गार्ड होता है ना, उस गार्ड के पास एक कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर में गार्ड को कुछ नहीं करना, वो सीधा परचेज वाले पे क्लिक करेगा। इतना तो पढ़ा लिखा गार्ड आजकल सब जगह होता है, परचेज पे क्लिक करेगा, उसको एंट्री नहीं बनानी, क्योंकि इज नॉट एन अकाउंटेंट। उसको क्या डालना है? फॉर्मेट है उसमें, उसको नाम डालना है सप्लायर का, क्योंकि वो जो ट्रक लेकर आया होगा, बिल आया होगा ना अपने साथ, उस बिल में से देखेगा नाम, टाइप करेगा, टाइप करते दो लेटर लिखेगा, पूरा आ जाएगा। बिल नंबर लिखा होगा, डेट अपने आप आ रही होगी सिस्टम, आइटम लिखा होगा वो डाल देगा, क्वांटिटी, राइट, और रेट, क्लिक। एंट्री नहीं करी, एंटर। जैसे ही एंटर कराना, अकाउंट्स में एंट्री हो गई, एंट्री हो गई अकाउंट्स में। सुबह जब अकाउंटेंट खोलेगा ना कंप्यूटर, एंट्री दिखेगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू सप्लायर का नाम, स्टोर्स में अपडेट, परचेज में अपडेट, राइट, सब जगह अपडेट हो गया, कुछ भी नहीं करना आपको। अब सबसे अच्छा इससे हमें क्या फायदा है? तो कंपनी को फायदा है। जब मैं ऑडिट करने गया ना, तो ऑडिट जब मैं करूंगा ना, मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है एंट्री सही है या नहीं, क्योंकि एंट्री सिस्टम ने करी है। तो मुझे ये चेक ही नहीं करना कि डेबिट सही है गलत है, क्रेडिट सही है डेबिट गलत है। मेरे को ये चेक करना ही नहीं कि स्टॉक नेगेटिव होगा, क्योंकि नहीं होगा, होगा ही नहीं, क्योंकि जब उसने स्टॉक अपडेट करा तो सब जगह अपडेट हो गया, तो हम मुझे फायदा मिला ना। अब सोचो आप अंदर गए और आपने एंटिटी का अकाउंटिंग सिस्टम नहीं देखा। मैं आपको एक और चीज बताता हूं बड़ी अच्छी, टैली होता है ना, टैली इज अ रेडीमेड सॉफ्टवेयर। टैली इतना अच्छा है, इतना अच्छा है। आपने बचपन में 11 12 में अकाउंटिंग करी होगी, तो मैनुअल करते थे। कौन सी कॉमन मिस्टेक हुआ करती थी? कैरी फॉरवर्ड होता था ना, गलत फिगर कैरी फॉरवर्ड कर लिए। समटाइम्स हम लोग एडिशन गलत कर देते थे, कॉमन मिस्टेक सबने करी होगी। फिर हम उसको, हर टीचर अलग अलग फॉर्मूला बताता था, 9 से डिवाइड करके देख लो, फुल्ली डिविजिबल है तो डिफरेंस ये होगा वो होगा, ऐसे अलग अलग तरीके बताते, पर ये कॉमन मिस्टेक होती थी। बैलेंस शीट टैली नहीं होती थी कई बार, तो कितनी माथा पच्ची करनी पड़ती थी। टैली कहता है ये गलती हम करते ही नहीं है। अकाउंटेंट कर सकता है, टैली कह रहा मैं संभाल लूंगा। कैसे संभालेगा भाई? उसको पता है परचेस कभी क्रेडिट होता ही नहीं। तो आप एंट्री कर रहे हो और आपने गलती से परचेस क्रेडिट में लिखाना, लेगा ही नहीं वो, आप पी पर कर रहे हो, ब्लिंक ब्लिंक होता रहेगा, लेगा ही नहीं, गलती होगी नहीं। आपने डेबिट में डाला 50,000, हम अकाउंटिंग करते थे 50,000, क्रेडिट में गलती से लिख दिया 5,000,
बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही, फिर पीछे से आते थे, पूरा देखते थे। आपने डेबिट में डाला 50,000, टैली में जैसे ही आपने क्रेडिट पे 5,000 डाला और क्लिक करा, वो नीचे एक और खोल देगा, क्योंकि वो ये मान रहा है कि यार 45,000 का कोई और अभी आएगा। अब आपके सामने होगा तो आपको दिखेगा ना, गलती होगी, होएगी नहीं। कैरी फॉरवर्ड की मिस्टेक होती नहीं है। बैलेंस शीट टैली ना हो ऐसा कभी होता ही नहीं टैली के अंदर। तो ये जो कॉमन मिस्टेक है ये हट गई ना। अब मैं आपको ये क्यों बोल रहा हूं, आप ऑडिट करने गए, जाते ही आपने देखा कि यार इनका अकाउंटिंग सिस्टम देख लेता हूं एक बार। आपने अकाउंटिंग सिस्टम देखा, फोन टैली है, टैली का भी हाईएस्ट वर्जन है 9 ईआरपी चल रहा है, यानी बहुत सारी गलतियां नहीं होती है। वैसे तो खैर हम इस पे नहीं जाए तो बेटर है, क्योंकि आधा घंटा खराब हो जाएगा, इनको कुछ समझ में आएगा नहीं, ना इनको ईआरपी पता ना प्राइम पता, है ना। तो हम थोड़ा बाद में चर्चा करेंगे, अपन मुद्दे पर आते हैं। मैं क्यों इतनी मेहनत करूं, मुझे बताओ कि मैं सारी एंट्री चेक कर रहा हूं। मैंने सीधा सॉफ्टवेयर चेक करा एंड आई फाउंड योर सॉफ्टवेयर इज वेरी गुड। ये कम से कम ये 15 मिस्टेक तो नहीं करता। तो मैं जब ऑडिट करूंगा ना, मैं उन 15 मिस्टेक को ढूंढने में एफर्ट्स लगाऊंगा ही नहीं। मेरे को पता है टैली कभी भी गलती से भी परचेस को क्रेडिट नहीं करेगा। तो मैं क्यों प्लानिंग करूं ऑडिट करते समय ये ढूंढने की कि कौन कौन सी एंट्री गलत हुई होंगी। नहीं करोगे ना प्लानिंग, आपने सिर्फ अकाउंटिंग सिस्टम चेक करा, इससे आपने अपने कितने एफर्ट्स बचा लिए। और अगर ईआरपी है भाई साहब, मजा आ जाएगा आपको। पहले ही देख लो ईआरपी कैसा एंटिटी का। बैंक्स में क्या होता है ना, फिनेकल होता है, फिनेकल सॉफ्टवेयर का नाम है, ईआरपी है, पर बैंक में जो सॉफ्टवेयर चलता है ईआरपी, उसका नाम होता है फिनेकल। उसमें एक बड़ी अच्छी चीज है, आपके पास आपका बैंक में अकाउंट है सबका, हो गई मेरे हिसाब से बैंक अकाउंट। कई बार ऐसा हुआ होगा कि आपने अकाउंट से पैसे निकाले, पैसे तो नहीं आए पर डेबिट हो गया, 2 मिनट बाद 1 मिनट बाद वापस से रिवर्स आता है, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। ये तो हुआ होगा, नहीं भी हुआ होगा तो घर में किसी के साथ तो हुआ होगा, कभी सुना तो होगा। पैसे होता है, बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है। पैसे निकाले, नहीं निकले, अकाउंट डेबिट हो गया, 1 मिनट बाद, आधा मिनट बाद, 2 मिनट बाद मैसेज आएगा, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। ये डेबिट करके क्रेडिट क्यों करा, सीधा डेबिट वाली एंट्री को डिलीट ही कर देता ना सिस्टम। नहीं, क्या प्रॉब्लम है इसमें, पैसे तो निकले नहीं, आप फिर क्रेडिट कर रहे हो, तो इससे तो डेबिट वाली एंट्री डिलीट कर दो, कितना बढ़िया काम है। नहीं हुआ ना, यही तो प्रॉब्लम है। अच्छा, कैश आया क्या, अच्छा आप कह रहे हो, लेकिन उसको थोड़ी पता है, उसको नहीं पता तभी तो उसने, उसको पता है तभी तो क्रेडिट करा, उसको पता ही नहीं होता तो वो क्रेडिट क्यों करता। यानी सिस्टम को पता था कि यार पैसे विड्रॉ नहीं हुए, तभी तो क्रेडिट करा, तो सिस्टम को। और बाकी सब जगह ऐसे ही होता है, हम भी यहाँ टैली बनाते हैं, टैली में एंट्री करते हैं, कभी कभी हो जाती है गलत एंट्री, तो हम क्या करते हैं, डिलीट डिलीट सब करते। बैंक में क्यों नहीं होता, क्योंकि अगर बैंक में ये हो गया ना तो आप और हम सब बर्बाद हो जाएंगे, सच में। क्योंकि अकाउंटेंट है, मैं अकाउंटेंट हूं, भैया आए पैसे जमा कराने 50,000, मैंने करा आजकल तो एसएमएस होता है, अब भैया के पास एसएमएस आएगा 50,000 क्रेडिट कर दिया, चले गए भैया। अब वो पर्ची देते ना, पैसे जमा करा दे तो पर्ची होती है, उसका काउंटर फाइल होता है, 99.99% लोग उस पर्ची को फेंक देते हैं। मैसेज आ गया, एक दिन बाद मैसेज को डिलीट भी कर देते हैं, जनरली सब यही करते हैं, मैं भी यही करता हूं, आप भी यही करते हैं, पर्ची तो वही फेंक देते हैं कचरे के डिब्बे में, है ना। एंट्री मैसेज डिलीट, चलेगा, भैया ने मान लिया मेरे अकाउंट में पैसे आ गए, बात करता। 2 दिन बाद मेरे पास तो ऑप्शन है एंट्री डिलीट करने का, डिलीट तो मैं कर ही सकता हूं, तो ये भैया चले गए, 2 दिन बाद मैंने मैसेज वाला ऑफ करा, डिलीट, भैया के अकाउंट में 50,000 गए और ये 50,000 मैंने अपनी जेब में रख ली। अब 7 दिन बाद कभी भैया को पैसे किसी को देने होंगे, निकालने होंगे, भैया एटीएम गए, पैसे डाले, योर अकाउंट, भैया के समझ में नहीं आ रहा यार ये क्या भसड़ हो गई, अभी तो जमा कराए थे, ये दौड़े दौड़े ब्रांच में आए, सर मैंने 50,000 जमा कराए थे मेरे अकाउंट से। अरे मैंने, सर शांत शांत, कब जमा कराए थे आपने, सर वो 7 दिन पहले कराए थे। सर वो पर्ची होगी ना, वो पर्ची, सबूत तो देना पड़ेगा। सर वो पर्ची कोई रखता है क्या, सर वो मैसेज आया होगा ना, मैसेज डिलीट हो गया तो सर फिर हम कुछ नहीं कर सकते, सर क्या करें बताओ। ये करो, अरे ऐसे थोड़ी होता, हाँ नहीं होता, लेकिन हो गया नहीं होता। अरे आप लड़ोगे तो कोई बेस तो चाहिए, ले आओ पर्ची, ये ले आया, ये समझदार था क्योंकि 60+ था, 60+ वाले जितने भी लोग होते हैं वो संभाल के रखते हैं, क्योंकि वो तो समझदार होते हैं, चोट खाए हुए होते हैं, वो ले आया, तो हाँ सर सही कह रहे हो आप, हाँ सर आगे यही तो होगा, और क्या हो जाएगा, दे दूंगा 50,000 जेब से, जेब से क्या, मैंने तो लिए थे। लेकिन सोचो अगर ये नहीं आया तो क्या होगा, इसलिए बैंक ने बोला डिलीट का ऑप्शन खत्म, होता ही नहीं है सॉफ्टवेयर में एंट्री, सिर्फ रेक्टिफिकेशन का ऑप्शन। इससे क्या होगा, इससे आपका ये एरर कभी होगा ही नहीं, जानबूझ के भी और गलती से भी,
अब अगर मुझे इसका पैसा चुराना है ना, डेबिट ही करना पड़ेगा। डेबिट करूंगा तो क्रेडिट तो रहेगा ना। अब सोचो मैं बैंक की ऑडिट करने जा रहा हूं, मैं इस वाले एस्पेक्ट को चेक भी क्यों करूंगा कि गलती से क्रेडिट हो गया होगा, गलती से डेबिट होगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता। तो मैंने पहले चेक करा, मेरा टाइम बचाना। इसीलिए किसी भी एंटिटी का अकाउंटिंग सिस्टम चेक करना बहुत जरूरी होता है। समझ गया मेरी बात? कल इंटरनल कंट्रोल सिस्टम और पढ़ेंगे, आज के लिए बस इतना ही। एक क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, रुको, देख कुछ काम का हो तो आपके भी। अकाउंट्स किस पर बेस्ड है? अच्छा, आंसर है, ठीक है।